to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 4 अप्रैल को ब्रिटेन के मीडिया हाउस द गार्जियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, हेडिंग दी इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम्स। यानी खुफिया अधिकारियों का दावा, भारत सरकार ने पाकिस्तान में हत्याएं करवाई। किसकी हत्याएं? आतंकवादियों की। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की खुफिया एजेंसियां सुनियोजित तरीके से अलग अलग देशों, खासकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को घुसकर मार रही हैं। घर में घुसकर मारना, इस दावे अथवा नारे की भारत की घरेलू राजनीति में क्या जगह है, आप दर्शक जानते हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ घर की नहीं है। विदेशी धरती पर खुफिया ऑपरेशन में अगर किसी की जान जाती है और उसमें भारत सरकार की भूमिका को इंगित किया जाता है तो नैरेटिव की 2 धाराएं पैदा होती हैं। पहली धारा उपलब्धि की कि अमेरिका, इजराइल और दुनिया के दूसरे ताकतवर मुल्क को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सीमाएं लांघने की इजाजत है, आतंकियों को पाताल से भी निकाल कर मारने की इजाजत है, तो भारत क्यों ना ऐसा करे और तब उसकी तारीफ क्यों ना हो। नैरेटिव की दूसरी धारा एक इल्ज़ाम तक ले जाती है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आपने किसी और की संप्रभुता को चुनौती कैसे दी। एक शख्स कब जीता है, किन परिस्थितियों में मरता है, इसका फैसला किसी दूसरे देश की सरकार कैसे कर सकती है, और अगर करती है तो उसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुनिया में किस लेंस से देखा और समझा जाए। यदि आप भारत के हितों के रक्षक हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पहली धारा के हिमायती होंगे। अगर किसी ने भारत के राज्य, भारत के नागरिकों के खिलाफ किसी भी किस्म की युद्ध और हिंसा की गतिविधि को अंजाम दिया है तो वो किसी भी मुल्क में छिप कर रहे, उसे एक भी सांस चैन की लेने का हक नहीं है। पर ये मैं एक नागरिक के तौर पर आपसे कह सकता हूँ, सरकारों का काम शब्दों के मामले में काफ़ी संतुलित होता है। इस संतुलन की वानगी हमने तब देखी जब हमने अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से जमघट के दौरान इनसे जुड़े मसलों पर सवाल पूछे थे। पर आज के सवाल पर आते हैं, क्योंकि ये जटिल हैं और ऐसे ही प्रश्नों की पड़ताल का हमने आज के ललन टॉप शो में बीड़ा उठाया है दिन की बड़ी खबर में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। गार्जियन की रिपोर्ट में दावा कि भारत ने बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनाकर साल 2020 के बाद से पाकिस्तान में कई हत्याएं करवाई। हत्या इस शब्द का संकेत सरकारों के ऑपरेशंस के संबंध में कम किया जाता है, लेकिन गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में किलिंग्स, एसेसिनेशन और टेररिस्ट किलिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो दर्शक समझें कि जब जब हम हत्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका संदर्भ ये है कि दुर्दांत आतंकवादियों और संदिग्धों के बारे में बात हो रही है और उन्हें मार गिराया गया है। किसके द्वारा, इसको लेकर बहस लंबी है। ललन टॉप इन शब्दों के मेरिट पर अभी टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि हम गार्जियन की रिपोर्ट को हूबहू रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW ने स्लीपर सेल्स के जरिए ऐसी करीब 20 हत्याएं करवाई। भारत ने 2019 के बाद से दूसरे देशों में मौजूद आतंकवादियों का खात्मा करने की नीति के तहत इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया। पुलवामा हमले के बाद ये नीति बनाई गई। भारत पर पहले भी इस तरह की हत्याओं को अंजाम देने के आरोप लगते रहे, लेकिन ये पहली बार है जब इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों ने इन ऑपरेशंस की चर्चा की। इसी नीति के तहत विदेशी जमीन पर सिख अलगाववादियों को भी निशाना बनाया गया है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया। गार्जियन का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत और पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस अधिकारियों से बात की, इन ऑपरेशन से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट भी देखे, ये दावा किया गया है। और क्या है रिपोर्ट में, बिंदुवार जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से पता चला कि ज़्यादातर हत्याएं यूएई में मौजूद स्लीपर सेल्स के जरिए अंजाम दी गई। इन अधिकारियों का कहना है कि इन स्लीपर सेल्स ने हत्याओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में मौजूद स्थानीय अपराधियों को भारी भरकम रकम दी। भारतीय इंटेलिजेंस अधिकारियों ने जिहादियों को भी भर्ती किया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो काफिरों की हत्या कर रहे हैं। जिहादी शब्द का इस्तेमाल गार्जियन ने किया है। दूसरा प्रमुख बिंदु इन कथित ऑपरेशंस के कर्ता की ओर संकेत करता है। गार्जियन के मुताबिक 2 भारतीय इंटेलिजेंस अधिकारियों से बातचीत में पता चला कि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने मंजूरी दी। भारत ने इजराइल की मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों से इसके लिए प्रेरणा ली है। गार्जियन ने बार बार RNAW का नाम लिया, जी रॉ नहीं, RNAW। एजेंसी की शुरुआत करने वाले रामेश्वर नाथ काव के ज़माने से
एजेंट्स का आग्रह कि नाम रॉ नहीं RNAW पुकारा जाए, क्योंकि रॉ का मतलब होता है कचरा, लेकिन जनता कहाँ मानती, सब रॉ कह देते हैं। खैर, इस एजेंसी के कारनामे आपने खूब सुने, इतना आप जानते हैं एजेंसी का काम है फॉरेन इंटेलिजेंस जुटाना, आतंकवाद विरोधी मिशन को अंजाम देना। ये काम एजेंसी करती कैसे है, समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट नितिन गोखले से। जब रॉ की या RNAW की जब स्थापना हुई थी, तब वो प्योरली रिसर्च और एनालिसिस विंग प्लस एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए उसकी मतलब बाहर के देशों के बारे में जानकारी, बाहर के देशों के बारे में जो भी खुफिया वहाँ की जानकारी मिल सके उसके लिए की गई थी। धीरे धीरे उसका वजूद बढ़ता गया। 71 की लड़ाई में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और उसके बाद ऐसा हुआ कि रॉ में भी या RNAW में भी ऐसी एक शख्सियत या एक ऐसा क्या कहते हैं फोर्स तैयार किया गया जो ऐसे काम जो खुफिया तरह से कर सके। उसके लिए उनको भी ट्रेन किया गया, उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग देके बाहर भेजा जाने लगा। पर हमेशा ही रॉ के आदमी या रॉ के अपने एम्प्लॉयज ये काम नहीं करते हैं, वो दूसरे के जरिए जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके जरिए भी ये काम करवाते हैं। तो काफी बदलाव हुआ है, क्योंकि दुनिया भी बदल गई है 71 के बाद और अब काफी देश जो है अलग अलग तरीके अपनाते हैं, हथकंडे अपनाते हैं अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए या उनको कमजोर बनाने के लिए। एजेंसी के काम करने का तरीका आपने समझ लिया। अब रिपोर्ट में जो दूसरा बिंदु है कि सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने इसकी अनुमति दी, तो इसका जवाब हम सीधे सीधे नहीं दे सकते, लेकिन कुछ बातें बता सकते हैं। जैसे एजेंसी के हालिया मुखिया रवि सिन्हा, आप रवि या उनकी एजेंसी में किसी से पूछेंगे कि क्या करते हैं तो वो बस इतना कहेंगे कि वो कैबिनेट सेक्रेटरीट में है। रवि सिन्हा भी भारत सरकार में एक सचिव हैं, लेकिन खास तरह के वो हैं सेक्रेटरी रिसर्च। उनकी सीधी रिपोर्टिंग सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को है, ये ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी को है जो PMO के तहत काम करती है। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। एजेंसी कौन सी थी और किसने इन कथित ऑपरेशंस की अनुमति दी, इस पर गार्जियन ने दावा ही किया है। भारत सरकार की आधिकारिक लाइन ये है कि ये रिपोर्ट आधारहीन है, लेकिन चूंकि मामला चर्चा का विषय है तो हम रिपोर्ट पर बात आगे बढ़ाते हैं। बिना नाम बताए जिन 2 भारतीय इंटेलिजेंस अधिकारियों का जिक्र है, उनके हवाले से एक मीटिंग का भी उल्लेख हुआ है। कथित तौर पर यह मीटिंग पुलवामा हमले के बाद रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस अधिकारी गार्जियन से बात करते हुए बताते हैं, पुलवामा के बाद भारत ने अप्रोच कुछ बदली। तय हुआ कि दूसरे देशों में बैठे दुश्मन हम पर हमला करें, उससे पहले हम उनको खत्म कर दें। हम हमलों को नहीं रोक सकते क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में सुरक्षित बैठे हैं, इसलिए इनको खत्म ही करना होगा। लेकिन ऐसे किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने के लिए हमें सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से अनुमति चाहिए होगी। रिपोर्ट कहती है कि दोनों अधिकारियों ने बात को आगे बढ़ाते हुए सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी मर्डर केस का भी जिक्र किया। कहा 2018 में उस केस के बाद PMO के इंटेलिजेंस विभाग की टॉप अथॉरिटी में बात हो रही थी कि हमें इस केस से कुछ सीखना होगा। अगर सऊदी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब रिपोर्ट PMO तक का जिक्र कर रही है तो ये जानना जरूरी है कि इस तरह की रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, कितनी विश्वसनीय होती हैं। इस पर हमने बात की इंडिया टुडे के डिफेंस जर्नलिस्ट शिव अरूर से। देखिए, ये गार्डियन का रिपोर्ट जो है, जो दावे हैं इसमें, ये सारे सोर्स बेस्ड है। कोई भी ऑन रिकॉर्ड दावा या क्लेम नहीं है इस रिपोर्ट में। ये तो एक पहला इशू है। दूसरा जो है, जो सारे जो क्लेम्स हैं इस गार्डियन के रिपोर्ट में, वो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडिविजुअली जो आतंकवादियों के बारे में ये रिपोर्ट छपा है, उनके बारे में इंडिविजुअली बहुत सारे रिपोर्ट्स ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। तो इसलिए ये एक कंसोलिडेटेड जैसा एक रिपोर्ट है जो गार्डियन न्यूज़पेपर में छपा है। लेकिन ये इसलिए थोड़ा शॉकिंग है, चौंका देने वाले टाइप का रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें एक दावा है कि इंडिया का रॉ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो इंडिया का एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी है, इस एजेंसी ने लगभग 20 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार दिया है पाकिस्तान में। इंडिया टुडे में भी हमने एक्चुअली रिपोर्ट किया है कि कुछ मिस्टीरियस डेथ्स हुए हैं पाकिस्तान में। देखिए, इस क्षेत्र में खुफिया ऑपरेशंस में मटेरियल सबूत सामने लाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस आर्टिकल में जो छपा है गार्डियन में, उसमें वो कुछ भी एक भी दावा ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वो सब कुछ सूत्रों के मुताबिक है। कुछ इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में लगातार एक युद्ध तो
छिड़ी रहती है। तो ये क्लेम्स जो होते हैं, जब तक सबूत, मटेरियल सबूत सामने नहीं आता है, तो ये सिर्फ एक क्लेम के इमेज में रहता है। जैसा हमने बताया, रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान में हुई 20 हत्याओं में भारत शामिल रहा। रिपोर्ट में ऐसी कुछ हत्याओं का जिक्र भी है, जैसे जाहिद अखुंद या शाहिद लतीफ़। जाहिद एयर इंडिया की IC-814 फ्लाइट हाईजैकिंग में शामिल था। 24 दिसंबर 1999 को ये जहाज़ नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के रास्ते अगवा कर लिया गया। बाद में वाजपेयी सरकार को यात्रियों की सुरक्षा के बदले 3 दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा: मसूद अजहर, अहमद उमर और मुश्ताक अहमद जरगर। पाकिस्तान की तरफ से दिए गए दस्तावेजों में कहा गया कि एक RNAW हैंडलर ने कई महीनों तक जाहिद पर नज़र रखने के लिए किसी को भुगतान किया, फिर पत्रकार बनकर सीधे जाहिद से संपर्क किया, उसकी हत्या करने के लिए अफगानिस्तान के कुछ नागरिकों को लाखों रुपए देकर तैयार किया और फिर मार्च 2022 में कराची में उसकी हत्या कर दी गई। एक और आतंकवादी का नाम है शाहिद लतीफ़। शाहिद लतीफ़ जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर था। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी हत्या करने के कई प्रयास हुए, फिर आखिर में एक 20 साल के पाकिस्तानी नागरिक को इस काम के लिए लाखों रुपए दिए गए। उसने पिछले साल अक्टूबर में लतीफ़ की हत्या की। लतीफ़ को सियालकोट की एक मस्जिद में गोली मारी गई। इसके बाद उस पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में आतंकवादी बशीर पीर, आतंकवादी सलीम रहमानी जैसे नामों का भी जिक्र है, जो हिजबुल जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़े रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ विश्लेषकों के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तानी सरकार इन हत्याओं का सार्वजनिक तौर पर संज्ञान लेने में कतरा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनकी हत्या की गई उनमें से ज़्यादातर आतंकवादी हैं और पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि वो इनको अपने यहाँ शरण नहीं दे रहा है। लेकिन रिपोर्ट में लिखी इस बात से इतर भी एक सच्चाई है। इसी साल 26 जनवरी को पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर हत्याएं करवा रहा है। कहा कि यह पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काजी ने 2 हत्याओं का जिक्र किया। 11 अक्टूबर 2023 को शाहिद लतीफ़ की हत्या, जो जैश का आतंकवादी था और जिसका जिक्र अभी हमने किया। दूसरा केस 8 सितंबर 2023 को रियाज की हत्या का है। यह भी लश्कर और जमात उद दावा जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा था। पाकिस्तान ने इनका जिक्र करते हुए कहा कि अशोक कुमार और योगेश कुमार नाम के इंडियन एजेंट्स इन हत्याओं से जुड़े थे। पाकिस्तान ने अपने आरोपों के संदर्भ में अमेरिका और कनाडा का नाम लिया, क्योंकि इसी के कुछ समय पहले कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए थे। उस वक्त इस पूरे आरोप पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि यह पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ झूठी और द्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा फैलाने की एक और कोशिश है। दुनिया जानती है पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद का अड्डा रहा है। वो जो बो रहा है वही अब काटना पड़ रहा है। गार्डियन की रिपोर्ट में भी भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा इस तरह के आरोप झूठे हैं, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान को भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों में इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स करवाना भारत सरकार की नीति नहीं है। रही बात अमेरिका और कनाडा के उन आरोपों की जिसमें कहा गया कि आतंकवादी पन्नू की हत्या की कोशिशों में भारत की एजेंसी का हाथ रहा है। अभी तक ये हत्या हुई नहीं है, जब होगी तब आपको सूचित किया जाएगा। तो बता दें कि मार्च 2024 में ब्लूमबर्ग पर इस मामले में एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट दावा करती है कि भारत ने यूएस के आरोपों की जांच की और पता चला कि इस हत्या की कोशिशों की साजिश में भारत के कुछ अनऑथराइज्ड एजेंट्स का हाथ था। अमेरिका ने इससे पहले इस साजिश में निखिल गुप्ता नाम के कथित एजेंट का नाम लिया था, जो चेक गणराज्य से प्रत्यर्पित कर अमेरिका भेजने की जिसको तैयारी चल रही है। क्या ये आरोप सिर्फ भारत पर लगते हैं या दुनिया के और भी शक्तिशाली देशों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनों या आतंकवादियों का दूसरे देशों की जमीन पर इस तरह से खात्मा किया है? क्या वेस्टर्न मीडिया भारत का जिक्र आते ही अपने चश्मे का रंग और नंबर बदल लेती है? हमने ये सवाल पूछा एक्सपर्ट नितिन गोखले से। डबल स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, वो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं अलग अलग जगह पर, कि कई बार आज की बात नहीं है, 100 साल पहले से या उससे भी पहले से वेस्टर्न कंट्रीज ये पॉलिसी भी अपनाती है कि रिजीम चेंज अगर करना है तो उन्होंने असैसिनेशंस किए हुए हैं दूसरे देशों में, वहां पे सरकारों को अंडरमाइन किया है, सरकारों को वहां पे तख्ता पलट करने के लिए सरकारों के ऊपर कार्रवाई की है छोटे छोटे देशों में। तो वो सब तो वो हमेशा करते आए हैं, पर ऐसा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश जो हैं, वो ये सब करते हैं और वो उनको कोई रोक नहीं सकता है या उनको कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि आज तक नैरेटिव सेटिंग जो होता है वो उनकी तरफ से होता है। तो छोटे देश या जो थर्ड वर्ल्ड के, जो पहले थर्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते थे या ग्लोबल साउथ अब कहते हैं, ऐसे देश अगर करते हैं ऐसी कार्रवाई
तो वो हमेशा उनके ऊपर टूट पड़ते हैं या उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा कहता है कि हमारे नागरिकों के खिलाफ ऐसी एक कार्रवाई करने की कोशिश हुई थी गुरपतवंत सिंह पन्नू और निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ। निज्जर को तो मार ही दिया था किसी ने। वो गैंग राइवलरी भी हो सकती है, पर वो ये कह रहे हैं कि भारतीय लोगों ने या इंडियन नागरिकों ने इसके ऊपर ये कार्रवाई करने की कोशिश की और इसके ऊपर वो क्रिटिसाइज करते हैं और एक्शन लेने का करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो हमेशा से रहा है, पर इंटरनेशनल स्टेज पे बढ़ रही है। तो ये जो संघर्ष है पश्चिमी देशों के साथ, ये भी बढ़ेगा और हमें इसको सहना पड़ेगा और अपना काम जो करना है वो करता रहना पड़ेगा। गार्जियन ने रिपोर्ट छाप दी, दुनिया भर में बहस हो गई, लेकिन इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस हर देश, हर सरकार करती है ताकि उनका देश, हमारा और आपका देश, अगर इस संदर्भ में बात करें तो सुरक्षित रहे। इस तरह की रिपोर्ट आने से ऑपरेशंस पर किस तरह का खतरा होता है, क्या नई रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं शेवरुल। देखिए, बहुत लोग इस आर्टिकल को पढ़कर सोचेंगे कि क्या इंडिया के पास एक्चुअली ये एक असैसिनेशन स्क्वाड्स हैं या डेथ स्क्वाड्स हैं। कुछ लोगों को खुशी भी हो रही है कि वाह, इंडिया के पास ये मजबूती है कि वो बाहर जाके घर में घुस के मारते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है। वो बालाकोट और उरी के संदर्भ में बता रहे थे। लेकिन अगर हम ये गार्डियन आर्टिकल देखेंगे, देखिए जो खुफिया एजेंसीज हैं, सबको पता है कि खुफिया एजेंसीज औरों के देश में जाके कुछ ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन इस आर्टिकल के मुताबिक ये कहा जाता है कि इंडिया के पास एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डेथ स्क्वाड का प्रोग्राम है जो बाहर जाके पाकिस्तान में लास्ट ईयर हमने देखा कि कनाडा और यूएस में भी कुछ एलिगेशंस आए थे सामने। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि इंडिया का ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक बहुत ही पुराना संगठन है, बहुत सालों से काम कर रहा है दुश्मन देशों में, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मेरा असेसमेंट ये है कि ये आर्टिकल अभी इस टाइम सामने आया है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता ही है कि स्थिति बहुत बुरी है। वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है उन पे बहुत दबाव है, उनके बीच में काफ़ी लड़ाई हो रही है, इंटरनेसीन वॉरफेयर चल रही है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, बाकी सारे आतंकवादी संगठन के बीच में भी काफ़ी लड़ाई हो रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी दबाव डाल रहा है इन पाकिस्तानी संगठनों पर। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फ़ायदा उठा रहा है, वो हो सकता है, वो थियोरेटिकली तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि जब तक कुछ मटेरियल सबूत नहीं आता है, ये एक ग्रे एरिया बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी कॉम्प्रोमाइज होता है। ऑपरेशंस जो भी हैं पाकिस्तान में वो चलते रहेंगे। विदेश से आए बयान और भारत के जवाब पर बात हो रही तो एक जिक्र और। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने 29 मार्च को भारत में चुनाव को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था कि उम्मीद करते हैं भारत में लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सभी लोग आज़ादी से वोट कर पाएंगे। इस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। केरल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, बताने के लिए हमें किसी वैश्विक संस्था की जरूरत नहीं है। अब रुख करते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर का, जो आई कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से। पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, नाम दिया न्याय पत्र। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी किया गया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये घोषणा पत्र तैयार किया। 5 न्याय और 25 गारंटियों पर आधारित है। खास बातें इसकी जानते हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा कि अगर वो सत्ता में आए तो देश भर में जातिगत जनगणना कराएंगे और आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। SC ST OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक घोषित MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी। LGBTQIA+ समुदाय संबंधित जोड़ों के बीच यूनियन को मान्यता देने के लिए कानून लाया जाएगा। संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन लोन हैं वो माफ़ किए जाएंगे। इन सब के अलावा कांग्रेस ने 5 न्याय के तहत कुछ डायरेक्ट लाभ वाली योजनाओं के भी वादे किए, जैसे किसान न्याय के तहत कर्ज माफी आयोग का गठन, श्रमिक न्याय के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन करने का वादा, नारी न्याय के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का भी वादा। कोई भी पार्टी जब इतने वादे करती है तो प्रश्न उठता है कि इससे
पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी लाभार्थी स्कीमों का वित्तीय बोझ तो सरकार पर ही पड़ेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए ये वादे फाइनेंशियली फीजिबल हैं या नहीं, हमने जाना एक्सपर्ट से। जो का जिक्र किया गया है 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को देने का, वो मुझे बहुत बड़ा फिस्कल लोड नजर आता है। बहुत बड़ा उसका असर होगा ओवरऑल बजट पे। इसमें से दो चीजें, एक तो जो जीएसटी अनाज मुक्त किया है, चलिए वो कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ। मनरेगा उन्होंने आज 230-40 रुपए है, 400 रुपए का किया है, मैं मान सकता हूँ कि दिया जा सकता है। पर इस सारे न्याय में मुझे जो एक चीज नजर आ रही है कि इसका एक तो फिस्कल लोड कांग्रेस को साथ में बताना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया है कि फिस्कल तो केवल सत्ता में आने के लिए ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो मुझे इसमें एक बहुत अहम बात नजर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने GYAN का जिक्र किया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसी को ये काउंटर करने का ये एक प्रयास नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम इन न्याय में देखें तो कुल मिला के इन चारों जातियों को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी ये लिए ये 4 जाति है, मैं और किसी जाति को नहीं मानता। उन्हीं 4 जातियों पे फोकस करके आप देखें सारे अनाउंसमेंट्स किए गए, भले ही वो लोन माफी का हो, भले ही वो महिलाओं को 1 लाख देने का हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसे वादे करने से पहले, या किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसे वादे करने से पहले, उसका एक इकोनॉमिक्स में टर्म होता है फिस्कल लोड। फिस्कल लोड साथ में बताना चाहिए। क्या हमारा ये 45-50 लाख रुपए का जो देश का बजट होता है, क्या वो इसको अफोर्ड कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कहां आप कटौती करेंगे? वायदा करना बहुत अच्छा है और हर पॉलिटिकल पार्टी का ये फर्ज भी है कि वो अपने वायदे करे। लेकिन यहाँ कई सारे सवाल उठते हैं। भारत का किसान लगभग आज देखिए आप उसी स्थिति में खड़ा है कि उसको इस प्रकार के फाइनेंशियल जो न्याय के तहत जो कर्ज माफ़ी के जो वायदे हैं उनकी तरफ देखना पड़ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि किसान अपने पैरों पर किस प्रकार से खड़ा हो, इसके लिए एक समग्र योजना बने, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी कुछ योजनाएं दे और उसके बारे में कांग्रेस पार्टी अगर अपना कोई विचार देती तो ज़्यादा किसानों के लिए भी और पार्टी के लिए भी भले का काम होता। दूसरी बात है क्रेडिबिलिटी की। कांग्रेस पार्टी ने ये जो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी लोक लुभावने नारे देकर किसी भी तरीके से जो समाज के अन्य वर्गों को अपने तरफ अपना झुकाने की प्रयास कर रही है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको पिछले वर्षों में बहुत खोया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जिन भी राज्यों में उनकी सरकारें हैं उनमें भली भांति जो वायदे किए हैं उनको लागू करे और ये दिखाए कि देखिए हम इन वायदों को भी हम पूरा कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हमें जो है केंद्र सरकार के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है। कांग्रेस जो मुद्दा काफी समय से उठाती रही है, उस ओल्ड पेंशन स्कीम का घोषणा पत्र में जिक्र नहीं है। चुनाव के लिए कांग्रेस का नारा है, हाथ बदलेगा हालात। नारा आ गया, घोषणा पत्र आ गया और फिर आई सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं। आइए सुनते हैं। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी। हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले।
तो कितने दे दिए थे, ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट से आए एक फैसले की। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा कानून 2004 को असंवैधानिक बताने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा कानून के प्रावधानों को समझने में गलती की। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे के बाद मदरसों में 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही पढ़ाई जारी रहेगी। इससे यूपी के करीब 16,500 मदरसों को राहत मिली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। बता दें, इससे पहले 22 मार्च को हाईकोर्ट ने मदरसा कानून को असंवैधानिक बताते हुए यूपी सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया था, जिसके तहत मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में शामिल किया जा सके। अगली सुर्खी जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी है। पहले एक तारीख का भान करा दें, 30 मार्च। इस दिन ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची में 8.46 एकड़ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने अब ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। इसमें हेमंत सोरेन, रेवेन्यू ऑफिसर भानु प्रताप समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यानी अब हेमंत के अलावा बाकी 4 लोगों पर भी मुकदमा चलेगा। चार्जशीट में आरोप, हेमंत सोरेन ने रांची के बारगेन इलाके में 8.86 एकड़ जमीन पर 2011 से कब्जा किया। संपत्ति की कीमत करीब 31 करोड़ रुपए, जो ईडी ने अटैच कर ली। चार्जशीट में कहा गया कि मामले की जांच के दौरान सोरेन ने साक्ष्यों को छिपाने की कोशिश भी की। इस जमीन घोटाले की विस्तृत जानकारी पर हम पहले भी बता चुके हैं। सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स जानने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को राजस्थान के चुरू में थे। उन्होंने कहा कि 10 साल में हमने कई काम किए हैं, लेकिन कई काम अभी बाकी हैं। ये भी कहा कि अभी तक मोदी ने जो किया है वो तो बस स्टार्टर है, एपेटाइजर है, मेन कोर्स अभी आना बाकी है। देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। अब इसके बाद प्रधानमंत्री 6 अप्रैल यानी शनिवार को पुष्कर में रहेंगे। अब चुनाव आयोग ने 2 बड़े एक्शन लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के कनुबारी में एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए। पैसा कहां से आया है, किसका था, इसकी जांच जारी है। दूसरा एक्शन, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। ध्यान हो कि आतिशी ने कहा था कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है, वरना धमकी दी है कि गिरफ्तारी करा दी जाएगी। इसी बयान पर आतिशी को नोटिस मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेता शनिवार को जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव 7 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे और मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करेंगे। और मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने के कारण फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद मीरा यादव पन्ना के कलेक्टर के पास पहुंची और सुधार के लिए समय मांगा, लेकिन समय नहीं दिया गया। और आखिरी में चुनावी किस्सा। साल था 1957। यूपी की मथुरा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। सामना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र प्रताप सिंह से था। महेंद्र प्रताप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कहते हैं चुनाव की तैयारी के दौरान वाजपेयी ने मथुरा में एक जनसभा की, जिसमें अपने विरोधी महेंद्र प्रताप सिंह को जिताने की अपील की। अटल ने देश की आज़ादी में उनके योगदान का उल्लेख भी किया। जब नतीजे आए तो महेंद्र प्रताप बड़े अंतर से जीते और मथुरा से अटल बिहारी की जमानत जब्त हो गई। हालांकि 1957 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ और बलरामपुर की सीट से भी पर्चा भरा था, जिसमें से बलरामपुर की सीट से वो जीतकर संसद में पहली बार पहुंचे। ये आज का किस्सा था। आखिरी में एक मुनादी।
ललन टॉप चुनाव यात्रा शुरू हो रही है। हम कहाँ आए, क्या कवर करें, आप बताइए। आपकी लोकसभा के समीकरण क्या हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको रोचक बना रहे हैं, और किन चीज़ों को देखने के लिए ललन टॉप को जरूर आना चाहिए। सब्जेक्ट में लिखिए मेरी सीट कवर करो और भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। जल्द मुलाकात होगी, चुनाव पर, आपके शहर, आपकी सीट पर बात होगी। साथ में पॉलिटिकल इंटरव्यूज का शो जमघट भी चलता रहेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राजनीति में दिलचस्पी है तो शनिवार की सुबह हमारा वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी देखना ना भूलें, जिनमें इन सब विषयों पर हफ्ते भर के विस्तार से बात होती है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।